देखो एंटीरियर पिट्यूटरी, हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं फ्लैट पीजी के नाम से मैंने आपको बताया याद करने के लिए, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हमारे पास होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन होते हैं, ठीक है, जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो हमने अभी इसमें से ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया, सोमेटोट्रोपिन जो है वो कवर कर लिया, इसका फंक्शन एंड जो भी था वो हमने देख लिया इसका। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, TSH के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी के कवर करेंगे सारे हार्मोन, एंड ये दोनों तो गोनेडोट्रोपिन होते हैं जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे डीपली, बट थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं TSH के बारे में, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये हमें पता है। थायरोट्रॉप सेल्स होती है एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होने से पहले हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है, एंड वो सिग्नल कौन से हार्मोन के फॉर्म में आता है? TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। देन एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन, ठीक है। और ये क्या करता है ना, थायरोट्रोपिन ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड से फिर हमारे T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज होते हैं, एंड ये लिमिटेड अमाउंट में ही बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इनका अमाउंट ज़्यादा होने लग जाता है तो ये खुद ही अपना नेगेटिव फीडबैक देते हैं, एंड ये एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देने लगेंगे। वहाँ से TSH रिलीज होना बंद हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली T3 एंड T4 कम हो जाएंगे। सो बेसिकली TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड पे थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है जाके, ताकि T3 एंड T4 जो है वो रिलीज हो सके। थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये यहाँ पे ट्रैकिया के यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड होती है। ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो थायराइड ग्लैंड है। ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके पास दो लोब होते हैं, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, दो लोब, एंड इनके बीच में ये इस्थमस होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से ये कनेक्टेड होते हैं इस्थमस के थ्रू, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड में दो लोब होते हैं एंड ये इस्थमस से कनेक्टेड होते हैं। सो थायराइड ग्लैंड जो होती है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, प्लस ये प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एकदम प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। एंड ये हमारे नेक में लोकेटेड होती है, एंड दोनों लॉब जो है वो कैसे होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू इसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंड थायराइड ग्लैंड से हमारे T3 एंड T4 बनते हैं, एंड इस थायराइड ग्लैंड पे कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? TSH, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस पे एक्ट करेगा? आके थायराइड ग्लैंड पे। अब इस ग्लैंड को हम जूम करके देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है थायराइड ग्लैंड का। देखो ये हमने एक पोर्शन लिया है, वी आर स्टडिंग द हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हमने ये थायराइड ग्लैंड का एक पोर्शन लिया है, उसको हम डीपली स्टडी कर रहे हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। देखो थायराइड ग्लैंड के अंदर इसको अच्छे से समझना, ये जो ग्रीन कलर की सेल्स, ये जो ऐसे सेल्स आप देख रहे हो ना पूरी, ये कौन सी सेल्स हैं? ये फॉलिकल्स बोलते हैं हम इनको, ठीक है। ये क्या है? फॉलिकल्स हैं। एंड ये जो फॉलिकल्स है ना, ये फॉलिकल्स किसके बने हुए होते हैं? इनकी अंदर की जो ये सेल होती है ना, ये वाली सेल, ये क्या है? फॉलिकुलर सेल्स हैं। तो फॉलिकल हो गई, एंड फॉलिकल के अंदर की सेल को हम क्या बोल रहे हैं? फॉलिकुलर सेल बोल रहे हैं। तो ये फॉलिकल्स हैं, ठीक है। फॉलिकल आपको पता चल गया कहाँ पे है? ये बड़े बड़े जो आप देख रहे हो, दीज आर द फॉलिकल्स। एंड इस फॉलिकल के अंदर जो होता है ना, ये फॉलिकुलर सेल्स हो गई। फॉलिकुलर सेल्स के अंदर यहाँ पे ये येलो कलर का जो होता है ये कोलॉइड होता है। कोलॉइड के अंदर जो होता है ना, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। थायरोग्लोबुलिन है बेसिकली, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्या होता है? थायरोग्लोबुलिन विच इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर ये फॉलिकुलर सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है फॉलिकल, एंड इन फॉलिकुलर सेल्स के बीच में यहाँ पे ये कोलॉइड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम कोलॉइड बोलते हैं। एंड इस कोलॉइड में ही ये थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। थायरोग्लोबुलिन क्या होता है? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। एंड यहाँ साइड से जो है ये ब्लड वेसल्स भी जारी होती हैं, और ये पूरा जो ये टिश्यू है ना, वाइट वाइट जो ये आप देख रहे हो, ये पूरा टिश्यू, इसको हम स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रोमल टिश्यू। एंड ये जो ब्लू कलर से हैं, दीज आर पैराफॉलिकुलर सेल्स।
पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती है ना, इनको हम सी सेल्स भी बोलते हैं। ये जो है एक हार्मोन रिलीज करती हैं, ये ब्लू पैराफॉलिकुलर सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, TCT, और कैल्सिटोनिन हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि हाइपोकैल्सेमिक होता है, यानी कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है, यानी कि उस कैल्शियम को बोन पे एड्जॉर्ब कराता है, बोन के ऊपर एड्जॉर्ब कराता है कैल्शियम को। कौन? कैल्सिटोनिन। तो अगर बोन के ऊपर एड्जॉर्ब करा रहा है तो ब्लड से ले रहा है ना, यानी कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैल्सिटोनिन इज हाइपोकैल्सेमिक, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स जा रही हैं, तो आपको समझ में आया कि एक थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, लाइक अगर आप यहाँ से देखो कि इस थायराइड ग्लैंड को अगर हम जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये आपने देखा कि कैसे जो एक थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल के अंदर ये फॉलिकुलर सेल्स है, देन कोलॉइड होता है, देन कोलॉइड के अंदर थायरोग्लोबुलिन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का मिलके बना हुआ होता है। एंड ये जो थायरोग्लोबुलिन होता है ना, यहीं पे यही फॉर्म करता है T3 एंड T4 हार्मोन। तो फॉलिकल सेल्स के अंदर यहाँ पे ये T3 एंड T4 हार्मोन बनते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल होते हैं ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के मिलके बने हुए होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स हो गई, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर हमारा T3 एंड T4 हार्मोन बनता है। देन हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ये वाइट वाला स्ट्रोमल टिश्यू हो गया। देन कैल्सिटोनिन हमने देख लिया। देखो ये होती है थायरोग्लोबुलिन विच इज़ अ स्टोर फॉर्म ऑफ T3 एंड T4। ये जो अंदर आप देख रहे हो ना डॉट डॉट, ये होता है थायरोग्लोबुलिन। अब थायरोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन ही तो है ना, ऐसा एक पेप्टाइड होगा जिसके ऊपर टायरोसिन अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। अब ये जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है और ये पेप्टाइड है जिसके ऊपर टायरोसिन अमाइनो एसिड है, ये थायरोग्लोबुलिन है, यहीं पे आयोडीन आके बाइंड करता है एंड उसके बाद हमारा T3 एंड T4 फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये हम अभी डिटेल में देखेंगे कैसे T3 एंड T4 बन रहा है। बट स्टोर्ड फॉर्म क्या होती है T3 एंड T4 की? थायरोग्लोबुलिन, जो कि हमारा फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है। T3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। 3 एटम होते हैं इसके अंदर आयोडीन के। T4 को हम बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं, थायरोक्सिन भी बोलते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं। इसके अंदर 4 एटम होते हैं आयोडीन के, ठीक है। T3 के अंदर 3 एटम, T4 के अंदर 4 एटम, टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। और वो यही है कि हर एक फॉलिकल के अंदर जो एक फ्लूइड होता है कोलॉइड, और एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है थायरोग्लोबुलिन, कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं थायरोग्लोबुलिन पे, एंड जिसके अंदर T3 एंड T4 की सिंथेसिस होती है। तो ये स्टोर फॉर्म होती है T3 एंड T4 की, ठीक है। एंड ये थायरोक्सिन एंड थायरोनिन जो होती है ये क्या होते हैं? दीज आर द आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड, यानी कि इसके ऊपर सिर्फ आयोडीन ही तो लगाना है, तो हम इनको आयोडोनेटेड फॉर्म बोल सकते हैं क्योंकि हम इसमें अब आयोडीन ऐड करेंगे इस वाले ग्लाइकोप्रोटीन में। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हुआ थायराइड ग्लैंड किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन सी सेल्स होती हैं। अब हम देखते हैं T3 एंड T4 बनता कैसे है। देखो हमने देखा कि थायरोग्लोबुलिन जो थे, थायरोग्लोबुलिन हमने देखा कि जो फॉलिकल्स थे हमारे पास, फॉलिकल के अंदर क्या थी? ये फॉलिकुलर सेल्स थी, एंड इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर कोलॉइड था, एंड कोलॉइड के अंदर यहाँ पे हमारे थायरोग्लोबुलिन थे। थायरोग्लोबुलिन के पास क्या है? मल्टीपल टायरोसिन होते हैं, एक पेप्टाइड होते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे जो है टायरोसिन होते हैं, मल्टीपल टायरोसिन, ठीक है, जिससे हम आयोडीन ऐड करेंगे। तो अगर टायरोसिन में एक आयोडीन ऐड होता है तो वो MIT बना लेता है, ठीक है। तो याद रखना MIT मतलब एक आयोडीन ऐड हुआ है टायरोसिन में, अगर 2 आयोडीन ऐड हुए हैं तो वो DIT बना लेता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये हमारा क्या है? टायरोसिन का स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड है, पता है टायरोसिन होता है, ये अमाइनो एसिड हो गया ना, कार्बन हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, अमाइनो ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन होता है, एंड यहाँ पे जो है टायरोसिन के पास ये रिंग होती है, ठीक है। ये टायरोसिन का ग्रुप होता है R ग्रुप, एंड इस पे जो है हमारे पास अगर एक आयोडीन अटैच्ड है, टायरोसिन अमाइनो एसिड पे अगर एक आयोडीन लग गया है तो उसको हम बोलेंगे मोनो आयोडोटायरोसिन MIT, एंड अगर 2 आयोडीन लग गए हैं तो उसको हम बोलेंगे डाई आयोडोटायरोसिन। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास MIT एंड DIT बनते हैं,
किससे? आयोडीन और टायरोसिन के मिलने से, ठीक है। अब अगर एक एमआईटी और एक डीआईटी, यानी कि डीआईटी के अंदर हमें पता है 2 आयोडीन होते हैं, एमआईटी के अंदर 1 आयोडीन होता है, तो अगर एक एमआईटी और एक डीआईटी मिलेंगे तो T3 हार्मोन बन जाएगा ना, T3 हार्मोन, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या है, ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पहला वाला टायरोसिन हो गया, देन ये दूसरा टायरोसिन हो गया। तो इस टायरोसिन के 3rd एंड 5th कार्बन पे, इसकी रिंग के 3rd एंड 5th कार्बन पे आयोडीन हो गया, यानी कि एक डीआईटी हमारे पास है एंड एक एमआईटी है। तो 3 आयोडीन होके ये क्या बन गया? T3 बन गया। तो इसको हम अगर नेमिंग करते हैं ना, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? जो पहला वाला रिंग होता है ना, उसको तो हम एज इट इज़ लिख दें कि 3,5, एंड जो उसके बाद सेकेंड वाला रिंग होता है उसको हम 3 प्राइम करके उसको लेबल करते हैं, ठीक है। तो 3,5 3 प्राइम ट्राई आयोडोथायरोनिन, इस तरीके से करेंगे, 3,5 3 प्राइम ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये हमारा T3 हो गया। एक एमआईटी और एक डीआईटी से मिलके क्या बना है? T3। और जब 2 डीआईटी मिलते हैं, दोनों डीआईटी जब मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन भी बोल देते हैं। T4 को टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, ठीक है। जब हमारे पास 2 डीआईटी मिले तो T3 एंड T4 पता चला कैसे बने, एंड स्टार्ट हमने कहाँ से करा था? थायरोग्लोबुलिन से, जिसके ऊपर टायरोसिन के रेसिड्यूज होते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, रिवर्स T3 भी बन जाता है, जिसमें हमारे पास जो पहला होता है ना 3 आयोडीन हो जाता है, 3 एंड देन 3 प्राइम 5 प्राइम आयोडीन, उसमें ये दोनों आयोडीन पहले वाले टायरोसिन पे थे, है ना। रिवर्स में क्या होता है? पहले वाले टायरोसिन पे 1 आयोडीन होता है एंड दूसरे वाले पे 2 आयोडीन होता है। तो 3 प्राइम 5 प्राइम ट्राई आयोडो, क्योंकि हम दूसरे वाले को 3 प्राइम से लेबल करते हैं। सो 3 प्राइम 5 प्राइम ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है रिवर्स T3 की, ठीक है। बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है, बट फिर भी हमने देख लिया कि रिवर्स T3 भी बनता है। सो प्राइमरी हार्मोन जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स बनाती हैं वो T4 ही बनाती हैं। T4 जो होता है ना, इसका बहुत मतलब ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है T4, ठीक है। T3 का अमाउंट जो है वो कम होता है, लेकिन बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म T3 होती है। T3 का अमाउंट कम होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी होती है लेकिन अमाउंट कम होता है, लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। T4 का अमाउंट ज़्यादा होता है लेकिन ये इतना एक्टिव नहीं होता है। सो ज़्यादातर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म T3 को ही मानी जाती है, ठीक है। T3 क्या है? बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। सो ज़्यादातर टारगेट सेल में क्या होता है ना, T4 अगर एंटर करता है तो वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। सो T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है आयोडीनेज। आयोडीनेज क्या करता है? T4 को T3 में कन्वर्ट कर देता है एंड देन T3 अपना एक्शन देता है। और देखो 99.96% जो है T4 जो है वो ब्लड में रहता है, रिमेन अटैच टू कैरियर प्रोटीन इन प्लाज्मा। सिर्फ थोड़ा सा ही फ्री फॉर्म में वो टारगेट सेल में जाता है T3 एंड T4। सो बहुत ही लिटिल अमाउंट में T3 एंड T4 टारगेट सेल में एंट्री करेगा। T4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है T3 में आयोडीनेज के थ्रू एंड देन T3 अपना एक्शन देता है। तो ये हमने फॉर्मेशन देख लिया कि कैसे T3 एंड T4 बन रहे हैं थायरोग्लोबिन से, ठीक है। सो T3 एंड T4 की अब हम सिंथेसिस देखने जा रहे हैं। हमने देखा था कि ये हमारी फॉलिकल थी, जब हमने हिस्टोलॉजी देखी थायराइड ग्लैंड की, हमारी ये क्या थी? फॉलिकल थी। फॉलिकल के अंदर फॉलिकल सेल्स थी, फॉलिकुलर सेल्स, बीच में कोलॉइड था एंड ये ब्लड वेसल्स था। तो T3 एंड T4 बन कहाँ रहे हैं? यहाँ बन रहे हैं कोलॉइड के बीच में। अब ये ब्लड में कैसे अब्जॉर्ब होते हैं ये देख रहे हैं। तो हम इस पोर्शन को थोड़ा जूम कर रहे हैं। देखो ये जो है कोलॉइड, ये वाला पोर्शन हो गया कोलॉइड। देन कोलॉइड के बाद हमारी ये सेल हो गई, ये हमारी फॉलिकुलर सेल हो गई एक। देन ये हमारी इधर हो गई ब्लड वेसल, ठीक है। तो आप देख रहे हो, इसको हम जूम करके अब यहाँ पे स्टडी करें कि कोलॉइड के अंदर कैसे बन रहा है एंड वो ब्लड में कैसे जा रहा है T3 एंड T4, ठीक है। देखो जो आयोडाइड होता है ना, ब्लड में जो आयोडीन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, आयोडाइड फॉर्म में होता है। सो ब्लड में जो आयोडीन है, पहले ये बात याद रखो कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ना, इसकी जो सेल की वो वाली साइड जो ब्लड के फॉर्म होगी, उस वाली ब्लड के साइड जो वाली सेल की वो वाली साइड जो ब्लड के साइड होगी ना, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होगी एंड जो दूसरी साइड जो होगी ऑपोजिट साइड, उसको हम बोलते हैं एपिकल मेम्ब्रेन। सो ये वाली मेम्ब्रेन एपिकल मेम्ब्रेन है एंड ये जो मेम्ब्रेन है फॉलिकल सेल्स की बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है। तो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एक ही सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर होता है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ये
पूरा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप बस इसमें इसको समझो। रिटन नोट्स जो है वो मैं एंड में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो ये सोडियम आयोडाइड एक्सचेंजर होता है। यहाँ से क्या होगा, ये जो आयोडाइड होगा बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे इस फॉलिकल सेल्स से अंदर जा रहा है, देखो, ठीक है। तो ये इमेजिन करो, तो यहाँ से ये सोडियम आयोडाइड एक्सचेंजर से क्या होगा, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, सॉरी ये सिम्पोर्टर होता है, ठीक है। सिम्पोर्टर आपको पता है जो दोनों को एक साथ अंदर ले जाए। तो सोडियम इस यहाँ से आयोडाइड भी अंदर जा रहा है एंड यहाँ से हमारा जो सोडियम होगा वो भी अंदर जा रहा है। तो सोडियम के साथ साथ जो है आयोडाइड भी अंदर जा रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। अब हमारा जो आयोडाइड है वो कहाँ आ गया है, फॉलिकल सेल के अंदर आ गया, फॉलिकुलर सेल के अंदर। अब इसको कोलॉइड में जाना है। तो कोलॉइड में जाने के लिए यहाँ एक और मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं पेंड्रिन। पेंड्रिन जो होता है ना, ये क्या होता है, आयोडाइड और क्लोराइड का एक्सचेंजर होता है, विच इज़ अ आयोडाइड क्लोराइड एक्सचेंजर। अब ये जो आयोडाइड है ये पेंड्रिन के थ्रू चला गया कहाँ पे, कोलॉइड में। तो हमारा आयोडाइड जो है वो कोलॉइड में आ गया एंड यहाँ से हमारा जो क्लोराइड था वो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि वो बैलेंस भी तो होगा ना, नेगेटिव चार्ज। सो आयोडाइड यहाँ चला गया क्लोराइड में। तो आप देख रहे हो कैसे ब्लड से जो आयोडाइड है वो कोलॉइड में आ गया। ये कितना डीप हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्लड से हम देख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल सेल है ना उसके अंदर T3 T4 कैसे बन रहा है, देख रहे हो। तो जो ब्लड में आयोडाइड था वो कैसे जो है कहाँ पे आ गया, कोलॉइड में आ गया, क्योंकि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे फॉलिकुलर सेल के ये होता है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। देन यहाँ पे पेंड्रिन होता है जो कि आयोडाइड क्लोराइड एक्सचेंजर है, जिसकी वजह से हमारा जो आयोडाइड है वो अंदर आ चुका है। अब ये देखो, ये जो आयोडाइड है ना ये एलिमेंट्री आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा I2 इस वाली फॉर्म में। एलिमेंट्री आयोडीन में कौन कन्वर्ट करता है इसको, परऑक्सीडेज एंजाइम। सो आयोडाइड एलिमेंट्री आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है I2 फॉर्म में, विच इज़ बाय परऑक्सीडेज एंजाइम, जो यही एपिकल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है परऑक्सीडेज। अब ये I2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये I2 जो है यहाँ टायरोसिन से बाइंड करेगा, क्योंकि हमारे कोलॉइड के अंदर क्या है, ये थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट है ना, जिसके ऊपर टायरोसिन होता है। तो ये आयोडाइड फॉर्म में क्या होगा, एलिमेंट्री आयोडीन जो होगा ना, एलिमेंट्री आयोडीन ये इन टायरोसिन से बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, तो ये MIT बना लेते हैं, ठीक है, MIT बना लेते हैं एंड DIT बना लेते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि एक अगर MIT प्लस अगर एक DIT होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, T3 बन जाएगा। उसके बाद हमारा दो DIT मिलके क्या बना लेंगे, DIT प्लस DIT, ये क्या बना लेंगे, DIT, हमारे पास T4 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा T3 एंड T4 फॉर्म हो गया, ठीक है। तो कैसे, आयोडाइड के अंदर आने से, एंड वो पहले एलिमेंट्री आयोडीन में कन्वर्ट होता है, जिसको हम परऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है इसको एलिमेंट्री आयोडीन में कन्वर्ट करने के लिए। देन वो टायरोसिन से बाइंड करता है एंड उसके बाद हमारा MIT बनता है, DIT बनता है, MIT DIT बन के T3 एंड T4। तो हमारा यहाँ पे T3 एंड T4 जो है वो फॉर्म हो गया। अब ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू यहाँ जाता है। इनका क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस तो पता ही होगा कि सेल जो है वो वेसिकल के थ्रू इनको अंदर ले लेती है, ऐसे सेल जो है इनको अपने अंदर ले लेगी ऐसे वेसिकल के फॉर्म में। उसके बाद ये जो एक वेसिकल के अंदर हमारे T3 एंड T4 आते हैं ना, ये आके लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ कर जाता है। तो ये जो T3, क्योंकि इसके अंदर क्या है, T3 एंड T4 है, अब वो वेसिकल के फॉर्म में अंदर आए एंडोसाइटोसिस में, लाइजोसोम के साथ क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। लाइजोसोम में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लेगा। लाइजोसोम के अंदर सिर्फ यहाँ से क्या रिलीज़ हो जाएंगे, T3 एंड T4, ठीक है। T3 एंड T4 यहाँ से रिलीज़ होंगे लाइजोसोम से, एंड ये T3 एंड T4 कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में। अब आपको पता है कि T3 और T4 क्या होते हैं, दे आर लाइपोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग नहीं है ये।
एंड ब्लड में ये टिक नहीं पाएंगे। तो ब्लड में इसलिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिससे T3 एंड T4 बाइंड होके रहते हैं, ठीक है। उनको अब अभी हम देखते हैं कि क्या होते हैं। तो ये आपको समझ में है कि एक ओवरव्यू किस तरीके से जो आयोडाइड है वो जा रहा है, देन यहाँ पे कोलॉइड में हमारा T3 T4 बन रहे, देन एंडोसाइटोसिस के थ्रू वेसाइकल फॉर्म हो रही है, T3 T4 जो है लाइजोसोम में फ्यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ से हमारा T3 T4 फिर ब्लड में रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम इसको एक बार रीड करते हैं। देखो, आयोडीन इज एक्टिवली टेकन अप बाय फॉलिकुलर सेल्स विद द हेल्प ऑफ NIS। हमने देखा कहाँ पे था ये, NIS बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर और को ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं, सोडियम एंड आयोडाइड जो है वो एक साथ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। जो हमने देखा था, जो यहाँ पे ये था सोडियम आयोडाइड एक्सचेंजर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एंड सोडियम के साथ साथ ये मूव कर रहा था। इस के बारे में थोड़ा वो और जान लो। जो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर होता है ये मेम्ब्रेन को 13 टाइम क्रॉस करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इट स्पेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन 13 टाइम एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट 65 किलो डाल्टन होता है एंड ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसके बाद आयोडाइड एग्जिट करता है कहाँ से, एपिकल मेम्ब्रेन से विद द हेल्प ऑफ आयोडाइड क्लोराइड एक्सचेंजर, जिसको हम पेंड्रिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि कैसे जो है यहाँ से जो ये पेंड्रिन था इसके थ्रू आयोडाइड यहाँ चला जाता है एंड क्लोराइड अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है सिर्फ रिटर्न इसमें है, पढ़ सकते हो आप कि यहाँ से आयोडाइड जो है वो एग्जिट करेगा एपिकल मेम्ब्रेन से विद द हेल्प ऑफ आयोडाइड क्लोराइड एक्सचेंजर कॉल्ड एज पेंड्रिन। देन पेरोक्सिडेज एंजाइम क्या होगा, एपिकल मेम्ब्रेन पे होता है, ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है एलिमेंट्री आयोडीन में। सो आयोडीन जो है हमारा, ये जो आयोडीन था हमारा I नेगेटिव, ये वाला जो फॉर्म था आयोडीन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एलिमेंट्री आयोडीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है I2 के फॉर्म में। सो आयोडीन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एलिमेंट्री आयोडीन के फॉर्म में I2। अब ये जो एलिमेंट्री आयोडीन है ना, ये एलिमेंट्री आयोडीन का इसका क्या होता है, ऑर्गेनिफिकेशन होता है, यानी कि जो हमारी ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट्री आयोडीन है वो टायरोसिन से ज्वाइन होती है, MIT-DIT बनाएगी, देन ये टायरोसिन से आयोडीन जो है वो ऐड होगी, MIT-DIT बनेगा, देन MIT-DIT मिलके T3 T4 बनेगा, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। देन इन द टायरोसिन जो होगा थायरोग्लोबुलिन, हाँ ये सब थायरोग्लोबुलिन के साथ ही हो रहा है, जो हमारे टायरोसिन प्रेजेंट है थायरोग्लोबुलिन में। उसके बाद जब सिग्नल आता है ना T3 एंड T4 को भाई रिलीज़ करना है, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा TRH, देन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा रिलीज, तब वो थायरॉयड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। उसके बाद थायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो T3 एंड T4 बने हुए प्रेजेंट होते हैं ना, स्टोर होते हैं ये बन के वहीं पे रखे होते हैं, तो वहाँ से ये तब रिलीज़ होना स्टार्ट होगा। अब देखते हैं ये रिलीज कैसे होता है। ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, थायरोग्लोबिन कंटेनिंग T3 एंड T4 जो है वो फॉलिकुलर सेल्स बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये हमने देखा कि फॉलिकुलर सेल्स जो है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू T3 एंड T4 को लेती है एंड लाइजोसोम जो होता है ना सेल में, वो क्लीव कर देगा, सेल हेल्प्स टू क्लीव इट, ताकि T3 एंड T4 वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं एंड वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। एंड क्योंकि T3 एंड T4 लाइपोफिलिक होते हैं, यानी कि वाटर लविंग नहीं है, तो ब्लड में ये थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है ना TBG, उसके साथ बाइंड होके ये ट्रांसपोर्ट होता है अपने टारगेट सेल पे जहाँ जहाँ इसको जाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट T3 एंड T4 सिंथेसिस के T3 एंड T4 कैसे होता है। आयोडीन हमारे ब्लड में कौन से फॉर्म में होती है, I नेगेटिव फॉर्म में होती है एंड वो एलिमेंट्री आयोडीन में कन्वर्ट होती है कौन से एंजाइम से, पर ऑक्सीडेज एंजाइम। एंड आयोडीनेज एंजाइम कहाँ आया था, जिसमें हम T4 को T3 में कन्वर्ट करे थे, आयोडीनेज एंजाइम। तो इनका बस एंजाइम्स का याद रखना कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एंड एपिकल मेम्ब्रेन पे कौन सा है। सो दिस इज ऑल अबाउट T3 एंड T4 सिंथेसिस। देखो, जब हार्मोन के टाइप्स पढ़े थे तभी बता दिया था कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो लाइपोफिलिक एक्शन शो करता है, यानी कि वाटर लविंग नहीं है, तो ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो जैसे ये टारगेट सेल में जाता है ना T4 टारगेट सेल में जाएगा, आयोडीनेज एंजाइम क्या करेगा, टारगेट सेल में T4 को कन्वर्ट कर देगा T3 में।
टी थ्री के पास क्या होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, यानी कि इनके रिसेप्टर जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये रहा इसका रिसेप्टर, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सो ये टी3 आके अपने न्यूक्लियस से अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा न्यूक्लियस के अंदर, एंड ये जो हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये फिर एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है, जीन के ऊपर जो है बैठ जाएगा एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एंड वहाँ से कुछ जीन का एक्सप्रेशन शो करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन। ठीक है, तो थायराइड कहाँ कहाँ हेल्प करता है, ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, बोन ग्रोथ में, नर्वस सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैच्योरेशन में, बेसल मेटाबॉलिक रेट में भी इन्वॉल्व होता है, रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इट ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब हम टी थ्री का जो एक्शन है वो हम देख रहे हैं कि इन जो है प्रोसेसेस में ये जो है हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी ये इन्वॉल्व होता है। इट ऑल्सो मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, तो ये इसके जो एक्शन है वो याद रखना, फंक्शन एंड एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ग्रोथ, नर्वस सिस्टम, बीएमआर, then metabolism, cardiovascular system and maintain water and electrolyte balance. These all are the function of thyroid gland. देखो, अगर दो चाइल्ड है, आप अगर स्टडी कर रहे हो, दो चाइल्ड है, आपको दिख रहा है कि दोनों चाइल्ड जो है वो ड्वार्फ है, लेकिन एक चाइल्ड है जिसके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भी है, यानी कि वो टी3 की वजह से है। ठीक है, टी3 का रोल होता है, क्योंकि अगर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की वजह से हाइट कम रह गई है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही कमी है, टी3 जो उसके अंदर नॉर्मल है। लेकिन अगर टी3 की भी कमी हो जाती है तो इसकी वजह से मेंटल डिसेबिलिटी इन्वॉल्व होती है उस पर्सन के अंदर, वो मेंटली एंड सेक्सुअली भी थोड़ा रिटार्डेड होगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि टी3 इन्वॉल्व होता है सीएनएस के मैचुरेशन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है। अब थायराइड हार्मोन हर्ट में देखो, T4 जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है टी3 में। हमने देखा मोस्टली T4 जो है टी3 में कन्वर्ट होता है टारगेट सेल में, हर्ट में जो है टी3 डायरेक्ट एंट्री लेता है। सो टी3 जो है वो एंटर इन द हर्ट मसल्स एंड बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, एंड हर्ट के अंदर ना ये जाके कुछ जीन के एक्सप्रेशन लेवल को बढ़ा देता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा अपना, एंड ये क्या करेगा, एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है, एंड कुछ जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, एंड कुछ जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अगर हम टी3 की बात करें, सो इट इंक्रीज सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन एंड इट इनहिबिट एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन। आइए देखते हैं किसका एक्सप्रेशन जो है बढ़ाता है एंड किसका एक्सप्रेशन जो है वो कम करता है। ये हम हर्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, थायराइड हार्मोन इन मसल्स, यानी कि हर्ट मसल्स में कैसे काम करता है टी3। ठीक है, टी3 कैसे काम करता है हर्ट मसल में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हर्ट के अंदर क्या होता है ना कि ये कुछ एक्सप्रेशन जीन का बढ़ा देते हैं, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, जिससे जो है हर्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। सो टी3 काम क्या करता है, हर्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कुछ जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा देगा। तो वो कौन कौन से जीन होते हैं, अल्फा मायोसिन हैवी चेन जीन होता है। इस जीन ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो हर्ट कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, हर्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो टी3, हम टी3 का फंक्शन पढ़ रहे हैं। सो टी3 हर्ट में क्या करता है, अल्फा मायोसिन हैवी चेन जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा देगा, जो कि हर्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा ये क्या करता है, जो हमारा एसईआर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम एटीपेज होता है ना, एक एसईआर के ऊपर कैल्शियम एटीपेज होता है। सो कैल्शियम एटीपेज के जीन को भी ये बढ़ा देता है, क्योंकि एसईआर क्या होता है, हमें पता है कि वहाँ पे कैल्शियम स्टोर हुआ रहता है। सो एसईआर इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम, वहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम आपको मिलेगा। तो एसईआर के ऊपर जो कैल्शियम एटीपेज होता है, एटीपेज एक पंप होता है, कैल्शियम एटीपेज पंप ऑन एसईआर, तो वहाँ पे उसके जीन को भी ये बढ़ा देता है। ठीक है, इन जीन का एक्सप्रेशन भी बढ़ा देता है। दूसरा ये क्या करता है, राइनोडाइन रिसेप्टर चैनल होते हैं कैल्शियम के, ये भी एसईआर पे भी एसईआर के ऊपर ही होते हैं। राइनोडाइन रिसेप्टर चैनल ऑफ कैल्शियम एसईआर, इनका एक्सप्रेशन भी बढ़ा देता है, इनके जीन का एक्सप्रेशन भी बढ़ा देता है। सो टी3 इन सबके जीन का एक्सप्रेशन क्यों बढ़ा रहा है, बेसिकली हर्ट कॉन्ट्रैक्शन, मेन मोटो हमारा क्या है, हर्ट कॉन्ट्रैक्शन। सो ये अल्फा मायोसिन हैवी चेन जीन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है,
सॉरी हैवी चेन जीन का एक्सप्रेशन बढ़ाता है। SCR पे कैल्शियम एटीपेज जीन जो होते हैं इनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। राइनोडाइन रिसेप्टर चैनल जो होते हैं कैल्शियम के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। जी प्रोटीन जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। आपको बस याद रखना है कि कौन कौन से जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है T3। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। कुछ सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेजेस होते हैं, वो भी उनका भी एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। एंड कुछ जो हमारे पोटेशियम के चैनल्स होते हैं उनका भी एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। सो अल्फा मायोसिन SCR पे कैल्शियम एटीपेज जीन, SCR पे कैल्शियम का जो राइनोडाइन रिसेप्टर होता है चैनल, राइनोडाइन रिसेप्टर चैनल, जी प्रोटीन जीन, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जीन, देन कुछ सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेजेस एंड ऑल्सो कुछ पोटेशियम चैनल जीन, इन सब जीन का एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ा देता है फॉर दी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। एंड इनहिबिट कर देता है कुछ जीन का एक्सप्रेशन, ठीक है, इनहिबिट भी करता है कुछ जीन के एक्सप्रेशन को। बीटा मायोसिन हैवी चेन जीन का एक्सप्रेशन जो है वो इनहिबिट हो जाता है T3। तो इनहिबिट क्या करता है, बीटा मायोसिन हैवी चेन जीन का एक्सप्रेशन इनहिबिट करता है, ठीक है। मोस्टली आपको बस याद रखना है कि इन जीन का एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ा देता है। सो ये है T3 का काम क्या होता है इन हार्ट मसल्स। सो थायराइड ग्लैंड में हमने देखा कि हमारे पास सी सेल होती है, पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये कैल्सिटोनिन रिलीज करती है हार्मोन। कैल्सिटोनिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, ये हाइपोकैल्सेमिक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कराता है, बस कैल्शियम लेवल कम कराता है ब्लड में बाय एक्टिंग ऑन किडनी पे, बॉन्स पे, इंटेस्टाइन पे एक्ट करके ब्लड में से कैल्शियम को हटाना है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना है। इसका एक ऑपोजिट फंक्शन देता है एक हार्मोन, दैट इज PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, इट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। PTH और कैल्सिटोनिन कैल्शियम होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, क्योंकि PTH क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, एंड कैल्सिटोनिन जो होता है ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। देखो नाम तो है इसका कैल्सिटोनिन, याद रखना कैल्सिटोनिन, लेकिन ब्लड के अंदर ये कैल्शियम लेवल को कम कर रहा होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या कर रहा है, कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, यानी कि बोन के ऊपर उसको एब्जॉर्ब करा रहा है या बोन के ऊपर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा रहा है, लेकिन ब्लड से निकाल रहा है, ब्लड में कम कर रहा है कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये था बस पैराफॉलिकुलर सेल्स के बारे में और कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में। अब देखो ये थायराइड हार्मोन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं अभी। देखो क्रिटिनिज्म, ये जो क्रिटिनिज्म आप देख रहे हो ना, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हो जाता है, मतलब बेबी के अंदर। ये क्या होता है कि अगर मान लो मदर के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये कोजेनाइटल थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी होती है, यानी कि बर्थ से ही थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। मोस्टली अगर मदर जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म होगी, इफ़ मदर हैज़ हाइपोथायरॉयडिज्म देन बेबी के अंदर जो है ये कंडीशन होगी क्रिटिनिज्म। तो ये हमको किस में देखने को मिलती है, फीटस में देखने को मिलती है। बाय बर्थ ही उसके अंदर थायराइड की कमी हो जाती है, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। एंड तो बेबी के अंदर या वो मेंटली रिटार्डेड होगा, IQ लेवल बहुत कम होता है, एबनॉर्मल स्किन उसकी होने लगती है, सेक्सुअली रिटार्डेड होगा, एंड हियरिंग और स्पीकिंग दोनों में जो है उसको प्रॉब्लम होगी, डीफ म्यूटिज्म हो जाएगा, हियरिंग एंड स्पीकिंग बोथ दोनों में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है किस में देखने को मिलेगी, क्रिटिनिज्म में, जिसमें फीटस में थायराइड हार्मोन की जो कमी हो जाती है बाय बर्थ हो जाती है। फिर एक कंडीशन आती है हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जिसके अंदर हमारा T3 और T4 का लेवल बढ़ रहा है, T3 और T4 का लेवल कम हो रहा है, हाइपो मतलब कम हो रहा है। सो T3 एंड T4 अगर कम हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, और इसमें हमारा TSH भी कम हो जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम हो रहा है। सो अगर दोनों हार्मोन कम हो रहे हैं, T3 T4 भी नहीं बन रहा है, TSH नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियसली T3 T4 नहीं बनेगा, तो बॉडी वेट गेन होने लगता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, बॉडी बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है, ठीक है। और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। बट बहुत से ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको याद रखना है दोनों कम हो जाएंगे, TSH भी कम, T3 एंड T4 भी कम, बॉडी वेट गेन हो जाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, बॉडी बहुत लेथार्जिक हो जाएगी, एंड T3 एंड ये डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा,
ज़्यादा, TSH भी ज़्यादा बन रहा है, T3 T4 भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। इसके अंदर वेट लॉस की कंडीशन डेवलप होगी हाइपरथायरॉयडिज्म में, एंड थायरॉयड ग्लैंड का एनलार्जमेंट भी हो जाएगा क्योंकि TSH ज़्यादा बन रहा है। और TSH क्या होता है, एक हमने पढ़ा था ना, एक ट्रोपिक हार्मोन होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को भी स्टिमुलेट करता है, अगर याद हो तो। TSH क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड को थोड़ा एनलार्ज भी कर देगा, सो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। प्रोट्रूशंस ऑफ आईबॉल्स, जो आईबॉल्स होते हैं वो आपकी बहुत बाहर आने लग जाती है। अगर आप गूगल करोगे देखोगे हाइपरथायरॉयडिज्म में आईबॉल्स एकदम ऐसे लगती है कि बाहर आ रही हैं, ठीक है। सो इंक्रीज्ड BMR बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं जब थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा बन रहा हो, ठीक है। एंड अगर कम बन रहा हो, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होने लग जाता है, बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, डिपेंड करता है आपको थायरॉयडिज्म कौन सा है, हाइपर है कि हाइपो है। अब हम कुछ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ डिसीजेज हैं। एक हम पढ़ते हैं हाशीमोटो डिसीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। देखो समझना, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। हाशीमोटो डिसीज़ में क्या होता है ना, ऑटो एंटीबॉडी बनने लगती हैं अगेंस्ट पर ऑक्सीडेज। अब आपको याद होगा पर ऑक्सीडेज वो एंजाइम था जो आयोडाइड फॉर्म जो है आयोडीन की कोलॉइड के अंदर कन्वर्ट कर रहा था एलिमेंट्री आयोडीन में। तो अगर पेरोक्सीडेज एंजाइम के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन रही हैं, यानी कि हमारे पास एलिमेंट्री आयोडीन नहीं बन पाएगा, I2 नहीं बन पाएगा कोलॉइड के अंदर। अगर I2 नहीं बनेगा, T3 T4 कैसे बन जाएंगे, T3 और T4 भी नहीं बनेगा। और अगर T3 T4 नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। सो हाशीमोटो डिसीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर पेरोक्सीडेज के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बनने लगती है, एंड कौन सी कंडीशन आ जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। ये क्लियर हुआ हाशीमोटो। उसके बाद ग्रेव्स डिसीज़ एक होती है जिसको हम एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी बोलते हैं, ग्रेव डिसीज़। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ही होता है। इसके अंदर क्या होता है ना, देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन फॉर्म हो जाती है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन का काम क्या होता है ना, ये एक ऐसी एंटीबॉडी बन जाती हैं, इम्यूनोग्लोबिन बन जाती हैं जो कि TSH के रिसेप्टर से बाइंड करती है। देखो TSH का काम क्या होता है, आपको सब कुछ क्लियर है अब, ठीक है, हम पूरा पढ़ चुके हैं। TSH का काम क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से बाहर आता है TSH और ये थायराइड ग्लैंड पे अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, T3 T4 का सिक्रेशन कराता है थायराइड ग्लैंड पे। लेकिन ये जो इम्यूनोग्लोबिन बन रही है ना ग्रेव्स डिसीज में, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, ये क्या करती हैं, TSH के रिसेप्टर से बाइंड करती हैं एंड बिल्कुल TSH की तरह ही काम कर रही हैं, यानी कि दे मिमिक द फंक्शन ऑफ TSH। यानी कि और उसको क्या लगेगा थायराइड ग्लैंड को कि TSH ही आके बाइंड हो रहा है, तो वो T3 एंड T4 लेवल बनाती जाती है, T3 एंड T4 का लेवल बनता जाता है, जबकि TSH आ भी नहीं रहा है, वो TSH के बजाय क्या आ रहा है, TSI आ रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन आ रही है जो बिल्कुल TSH की तरह काम कर रही हैं। तो जिसकी वजह से T3 एंड T4 का लेवल बढ़ता चला जाता है, और T3 एंड T4 का लेवल अगर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में हमारी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाएगी। तो ये होता है ग्रेव डिसीज जिसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन बनने लगती हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन बनने लगती है। देखो यहाँ से आप समझ सकते हो, जैसे ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, TSH का काम क्या होता है, इन रिसेप्टर से बाइंड करना एंड T3 एंड T4 का सिक्रेशन कराना। लेकिन TSI जो होती है ना, जिनको हम लैट्स भी बोलते हैं, लॉन्ग एक्टिन थायराइड स्टिमुलेटर, ये क्या करेंगे, TSH के रिसेप्टर से आके बाइंड कर जाएंगे एंड T3 एंड T4 के लिए सिग्नलिंग देते रहेंगे। सो T3 एंड T4 तो बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में बनता रहेगा। अब अगर ये नेगेटिव फीडबैक भी देगा ना, एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा, तो TSH तो नहीं बनेगा, लेकिन TSH नहीं बनने की वजह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि TSI तो TSH की तरह काम कर रहा है ना। तो ये होती है ग्रेव्स डिसीज़, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारी इम्यूनोग्लोबिन बन
बन जाती हैं जिसमें T3 एंड T4 बढ़ता ही चला जाता है, इसका हाई लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाती है ग्रेव डिसीज़ में। एंड हाशीमोटो में हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन थी एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही थी। अब हम गॉइटर के बारे में बात करते हैं। गॉइटर जो है ये होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। जब आपके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका T3 एंड T4 नहीं बनता है। अगर T3 एंड T4 नहीं बनेगा लेकिन जो TSH है वो तो कंटिन्यूसली एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है एंड वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है, लेकिन थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करने के बावजूद भी T3 एंड T4 नहीं बनेगा क्योंकि आपकी बॉडी में आयोडीन ही नहीं है जिसके लिए हमें T3 एंड T4 चाहिए। तो इसलिए इसमें कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं जाता है जिसकी वजह से हमारा जो TSH है उसका लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। TSH रिलीज़ होता रहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से एंड वो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा एंड थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो एनलार्ज हो जाएगा, तभी आपको गॉइटर जैसी कंडीशन दिखाई पड़ती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, T3 एंड T4 का लेवल तो कम हो रहा है ना गॉइटर के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, सो T3 एंड T4 कम है तो देखो गॉइटर में भी हाइपो हो रहा है, हाशीमोटो में भी हाइपो हो रहा है, ग्रेव्स डिसीज में हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, एकदम क्लियर रखना ये हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। T3 एंड T4 के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि अगर T3 एंड T4 यहाँ पे कम हो रहा है गॉइटर में तो हाइपो है, इसमें ज़्यादा हो रहा है T3 एंड T4 तो हाइपर है। T3 एंड T4 हाशीमोटो डिसीज़ में भी कम हो जाता है, नहीं बनता है, तो इसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या थे, थायरॉयडिज्म के रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे एंड डिसीज़ थी एंड हमारा जो TSH हार्मोन है वो भी कंप्लीट हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें हमने सिंथेसिस एंड सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। अब